नाजरीन, आले उस्मान की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। अजीब इत्तेफाक है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बा शहादत से सरशार थे, और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी शहजादे का नाम भी एर्तुगरुल उस्मान था। यानी सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज एर्तुगरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी एर्तुगरुल पर हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात ज़िंदगी की झलकियां दिखाई जाएंगी। मगर वीडियो का आगाज करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए info@adil को, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंग बाफ्यूस लड़ी और सन 1326 में बुरसा का मुआसरा किया। आपकी वफात के बाद आपके बेटे और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई और दुनिया की पहली मुनज्जम फौज करार दी जाने वाली यनीचरी भी उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाई गई। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1389 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में सन 1364 में पहली मर्तबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खिराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अदरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह किया। आपको सन 1389 में जंग कोसोवो में मसीहियों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका नाम बायजीद अव्वल यल्दरम था। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने 16 जून सन 1389 से लेकर 8 मार्च 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल यल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंग अनकरा भी लड़ी। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बायस शराब नोशी की लत में पड़ गया और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाजरीन, उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे को जमाना तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगें जारी थीं और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मुर्रिखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मुहम्मद लिखे हैं। यह वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को तैमूर लंग जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में कैद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल यल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा
उरूज शुरू होता है और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और यह पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुर्सा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाजरीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौरे हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था जिसमें उन्होंने शानदार फुतूहात हासिल की। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्त नशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलक़ाबात से याद किया जाता है, जिनका दौरे हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरुसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान को आजम अल कानूनी और आलिशान के अलकाबात से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले उनके अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर
اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا، اور سلیم ثانی نے 1574 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلیم ثانی ہورم سلطان کا بیٹا تھا۔ ناظرین، سلیم ثانی نے 8 سال حکومت کی، زیادہ تر وقت حرم میں گزارا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کیا، کیونکہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں تمام ریاستی انتظامات صدر اعظم محمد پاشا نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 سے 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث سلطان بنا، جو اپنے باپ کی طرح عیاش تھا اور حرم میں زیادہ زور عورتوں کا چلتا تھا، اور مراد ثالث کے دور حکومت میں معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ البتہ حکومتی معاملات صدر اعظم محمد پاشا کے پاس ہی تھے۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا۔ یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی قتل برادران کی کبھی رسم کا آغاز سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ رسم زور پکڑتی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ نئے سلطان کے لیے بغاوت کے خطرات کو کم کرنا تھا، مگر سلطان محمد ثالث کا تخت سنبھالنا برادر کشی کے اس سلسلے میں ایک سیاہ باب کا اضافہ تھا، اور 27 بھائیوں کا قتل محمد ثالث کو عثمانی تاریخ میں ناپسندیدہ ترین کرداروں میں شامل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کیا۔ اس میں حکمرانی کا کوئی گر نہ تھا، اور تمام تر اختیارات اس کی والدہ صفیہ سلطان کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے دور کا اہم واقعہ ہنگری میں آسٹریا اور عثمانیوں کے درمیان جنگ تھی، جو سن 1596 سے 1606 تک جاری رہی۔ جنگ میں عثمانیوں کی شکست کے باعث سلطان محمد ثالث کو افواج کی قیادت خود سنبھالنی پڑی، اور وہ سلیمان اعظم القانونی کے بعد میدان جنگ میں اترنے والا پہلا عثمانی حکمران تھا۔ سن 1596 میں معالجین نے سلطان کو کثرت شراب نوشی اور بسیار خوری سے پیدا ہونے والے امراض کے باعث میدان جنگ میں اترنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں میں فتوحات کے باعث محمد ثالث کے دور میں زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کو کوئی اور دھچکا نہیں پہنچا۔ ناظرین، کثرت شراب نوشی کے باعث سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا احمد اول 1603 سے 1617 تک سلطنت عثمانیہ کا حکمران رہا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے نیک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سلطان احمد اول کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں جنگوں کے فیصلے سلطنت عثمانیہ کے حق میں نہیں ہوئے، مگر سلطنت عثمانیہ میں اسلامی انقلاب آیا۔ سلطان احمد اول نے شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد کر دی اور بھائیوں کے قتل کی کبھی رسم کو بھی ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان احمد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران شاعر بھی تھے جو بختی کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ وہ دین اسلام کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اسلامی قوانین کی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے اور شراب نوشی کی پابندی کا حکم صادر کیا، اور نماز جمعہ کے موقع پر تمام افراد کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا، جس کے بعد وہ غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتے۔ آج احمد اول کو استنبول میں واقع سلطان احمد مسجد کے باعث یاد کیا جاتا ہے، جو نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ مسجد اسلامی و عثمانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور جب تک اسلامی فن تعمیر کا یہ حسین نمونہ قائم رہے گا، سلطان احمد اول کا نام زندہ رہے گا۔ اس مسجد کے گرد واقع علاقہ سلطان احمد کے نام سے موسوم ہے۔ اسی معروف مسجد یعنی نیلی مسجد کے دامن میں سلطان احمد اول کی آخری آرامگاہ واقع ہے۔ ناظرین، سلطان احمد اول کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کی حیثیت سے عثمانی تخت سنبھالا۔ اب تک
14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल होती थी और यह पहला इत्तेफाक था कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी, इसी वजह से वो ज़ईफुल अकल और उमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर था। मुस्तफ़ा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 माह बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्ते सल्तनत उस्मानिया से उतार कर सुल्तान अहमद अव्वल के मैज़ 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। आपस में चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो गईं। तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर खलीफा उस्मान सानी को एक मर्तबा फिर इख्तिदार से अलहदा कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा चचा मुस्तफ़ा ने ले ली। नाज़रीन, 20 मई सन 1622 को बागी उमरा ने माजूल सुल्तान खलीफा उस्मान सानी को कत्ल कर दिया और अगले 1 बरस तक मुस्तफ़ा एक मर्तबा फिर खलीफा रहा। उस्मानी सल्तनत आपस की साजिशों में इस कदर मसरूफ हो चुकी थी कि उस दौरान कोई काबिल जिक्र फतह हासिल न हो सकी। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल सल्तनत उस्मानिया का 15वां सुल्तान था। उसे 1 साल के बाद एक मर्तबा फिर माजूली का मुंह देखना पड़ा। 20 जनवरी सन 1639 को वो अपनी तबी मौत मरा। यूं खिलाफत उस्मानिया का ताज सुल्तान मुराद राबे के सर पर सजाया गया। सन 1623 से 1640 तक वो उस्मानी सल्तनत के खलीफा और खादिम हरमैन शरीफैन रहे। वो सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की और एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, यानी चरी की सरकशी को खत्म करने में कामयाब हुआ। सुल्तान मुराद राबे के आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था, जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के जेर अताब आ गया था। इसके अलावा सुल्तान मुराद राबे ने तमाम शहजादे कत्ल करवा दिए थे, मगर शहजादा इब्राहिम खुशकिस्मती से बच गया। सुल्तान मुराद राबे जवानी में ही 17 बरस हुकूमत करने के बाद 8 या 9 फरवरी सन 1640 को इंतकाल कर गया। मुराद राबे ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुत्तफिका तौर पर छोटे भाई इब्राहिम अव्वल बिन सुल्तान अहमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। सुल्तान इब्राहिम दीनदार और साहिब इल्म सुल्तान की हैसियत से सामने आए। उनके दौर में यूरोप के माज पर जारी जंगों का खात्मा हुआ और सुलह के ऐसे मुआहदे हुए जिनकी बदौलत यूरोप के माज पर देर पा अमन कायम हो गया। खलीफा इब्राहिम का एक अहम कारनामा जजीरा क्रीट की फतह था, मगर उस फतह के बाद यनीचरी ने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बगावत कर दी। सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शोरश बर्पा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुल्तान इब्राहिम अव्वल को अपने 7 साला बेटे मोहम्मद के हक में दस्तबरदार होना पड़ा। नाजरीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की मुद्दत खिलाफत सिर्फ 8 बरस 9 माह रही। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब मैज 7 बरस का एक बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम और सदर आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। उस दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया यूरोप में अपनी इलाकाई तोसी के उरूज को पहुंची। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदाए सुल्तानी पर मौजूद रहे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हरम में ही गुजरा।
नाजरीन, उस्मानी सल्तनत के दौर में कई शहजादों की तवील जिंदगियां हरम में गुजरी ताकि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत न कर सकें। सन 1687 में अपने भाई के तख्त से हटाए जाने के बाद इख्तिदार पर बैठे। उनके दौर में ज्यादातर इख्तियारात सदर आजम अहमद फाजल के हाथ में रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए और उनकी वफात के बाद उनके भाई सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान की हैसियत से तख्त नशी हुए। अहमद सानी का दौर हुकूमत 1691 से 1695 तक रहा। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के साहिबजादे थे और अपने भाई सुलेमान सानी की जगह तख्ते सल्तनत उस्मानिया पर जलवा अफरोज हुए। मुस्तफ़ा का बतौर सदर आजम इंतखाब अहमद सानी के मुख्तसर दौर हुकूमत का बेहतरीन कदम गिरदाना जाता है। अहमद सानी के सुल्तान बनने के चंद हफ्तों बाद ही सल्तनत उस्मानिया को लुइस विलियम की जेर क़यादत ऑस्ट्रिया के हाथों एक जंग में बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा और यूं उस्मानी हंगरी से निकाल कर बाहर कर दिए गए। 4 साला दौरे हुकूमत में शिकस्त दर शिकस्त के बाद सुल्तान अहमद सानी गम और बीमारियों का शिकार होकर चल बसा। नाजरीन, सुल्तान अहमद सानी की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा सानी 1695 से 1703 तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा रहा। वो 1664 में अदरना में पैदा हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था जो मलिका राबिया सुल्तान के बतन से पैदा हुआ था। उसके दौरे इक्तदार का सबसे अफसोसनाक वाकया एक मुआहदा था जिसे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का नुक्ता-ए आगाज समझा जाता है। उस मुआहदे के नतीजे में हंगरी सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकल गया। अपने दौरे इक्तदार के आखिरी अय्याम में मुस्तफ़ा ने सुल्तान के इख्तियारात को बहाल करने की कोशिश की जो 17वीं सदी के वस्त में उस वक्त से अलामती हैसियत इख्तियार करते जा रहे थे जब मोहम्मद राबे ने अपने इंतजामी इख्तियारात सदर आजम को दे दिए थे। मुस्तफ़ा ने वफादार उस्मानी घुड़सवारों तीमार को इस्तेमाल किया मगर वो मंसूबा नाकाम हो गया और उसे तख्ते सल्तनत उस्मानिया से हटा दिया गया। इस वाक़े को तारीख में वाक़या-ए अदरना के नाम से जाना जाता है। उसी साल सुल्तान मुस्तफ़ा सानी तोपकापी महल इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। मुस्तफ़ा सानी ने 2 शादियां की जिनमें सालिया सुल्तान के बतन से महमूद अव्वल और शहसवार सुल्तान के बतन से उस्मान सालिस पैदा हुए। मुस्तफ़ा सानी की वफात के बाद अहमद सालिस खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। वो 30 या 31 दिसंबर 1673 को बल्गारिया के एक कस्बे में पैदा हुए और 1 जुलाई 1736 को वफात पाई। उन्होंने 1607 में पैदा होने वाली आयशा से शादी की। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद राबे ने यूनान की मलिका राबिया से शादी की थी जो वालिदा सुल्तान अहमद सालिस थी। नाजरीन, सुल्तान अहमद सालिस के बाद महमूद अव्वल 1730 से 1754 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 2 अगस्त 1696 को अदरना महल में पैदा हुए और 13 दिसंबर 1754 को तोपकापी महल के मकाम पर वफात पाई। वो मुस्तफ़ा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान सालिया सुल्तान थी। उन्होंने हाजा अली जनाब नामी एक औरत से शादी की थी। सुल्तान महमूद अव्वल के बाद उस्मान सालिस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। उस्मान सालिस ने 1754 से 1757 तक हुकूमत की। नाजरीन, उस्मान सालिस 2 जनवरी 1699 को अदरना महल में पैदा हुए। वो महमूद अव्वल के छोटे भाई और मुस्तफ़ा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान शहसवार सुल्तान थी। उन्होंने लैला नामी एक खातून से शादी की थी। सुल्तान उस्मान सालिस ने मामूली दर्जे की तालीम पाई और जवानी से ही बुरे कामों में मुब्तला हो गया। उसे शतरंज से दिली रग़बत थी। नाजरीन, सन 1754 में जंग हफ्त साला शुरू हुई जिसमें मगरबी हुकूमतों को 2 मुखालिफ जमातों में तकसीम करके 7 साल तक वस्ती मगरिब को जंग का मैदान बनाए रखा मगर उस्मान सालिस ने इससे कोई फायदा हासिल नहीं किया, इसलिए उसकी हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई।
सल्तनत के अंदरूनी नज्म नस्क का सिलसिला उसी तरह चलता रहा जो उसके पेशरू के दौर में था। सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर सन 1757 को तोपकापी महल इस्तांबुल में वफात पाई। नाजरीन, सुल्तान उस्मान सालिस की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सालिस 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 18 या 28 जनवरी 1717 को अदरना महल में पैदा हुए और 21 जनवरी 1774 को तोपकापी महल इस्तांबुल के मकाम पर वफात पाई। वो सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के भाई और अहमद सालिस के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान अमीना मेहर शाह सुल्तान थी। उन्होंने जिनेवा की मेहर शाह नामी एक खातून से शादी की थी जिससे उनके 2 बेटे सलीम और मोहम्मद और 5 बेटियां थीं। उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल था। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का दौर 1774 से 1789 तक रहा। नाजरीन, अब्दुल हमीद अव्वल ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। सुल्तान बगावत के खतरे के पेश नजर शहजादों को हरम में कैद कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम वालिदा राबिया शर्मी सुल्तान से हासिल की, जिन्होंने अब्दुल हमीद को तारीख और खत्ताती के उलूम सिखाए। हरम की मुक़य्यद जिंदगी गुजारने के बायस अब्दुल हमीद अव्वल रियासती मामलात पर कोई गहरी नजर नहीं रखते थे और इस तरह मुशीरों के रहमो करम पर रह गए। अलबत्ता हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंग कोलोया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उनको 1774 में जिल्लत आमेज मुआहदा कूचक किनारी पर दस्तखत करना पड़े, जो उनके जवाल के आगाज की वाज़े दलील थी। अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल की वफात के बाद सुल्तान सलीम सालिस 1789 से 1807 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। सल्तनत उस्मानिया के जवाल को रोकने और तरक्की की राह पर डालने के लिए जिन उस्मानी सलातीन ने काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी, उनमें सुल्तान सलीम सालिस का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तान सलीम सालिस और मैसूर के टीपू सुल्तान का जमाना एक ही था। उन्होंने तालीम आम करने और जदीद उलूम की अशात की कोशिश की। उनके दौर में फन जंग से मुताल्लिक किताबों का फ्रांसीसी जबान से तुर्की जबान में तर्जमा किया गया। बर्री और बहरी फौजों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया गया और नई तंजीम साजी को निज़ाम जदीद का नाम दिया गया। फ्रांसीसी इंजीनियर्स और तोपचियों की मदद से तोप ढालने के जदीद तर्ज के कारखाने कायम किए गए। जागीरदारी निज़ाम इस्लाहात की राह में बड़ी रुकावट था। सुल्तान सलीम सालिस ने जागीरदारी निज़ाम भी मुकम्मल खत्म कर दिया। नाज़रीन, सुल्तान सलीम सालिस के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा राबे 1807 से 1808 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 8 सितंबर 1779 को इस्तांबुल में पैदा हुए और 15 या 16 नवंबर 1808 को उन्हें महमूद के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। वो अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान आयशा सीना परवर सुल्तान थी, जबकि निगहत सजा सुल्तान को उनकी हकीकी मां तस्वुर किया जाता है। सुल्तान मुस्तफ़ा राबे के बाद महमूद सानी 1808 से 1839 तक 30वें उस्मानी सुल्तान थे। सलीम सालिस के बाद जिस उस्मानी सुल्तान ने इस्लाह का काम जारी रखने की कोशिश की, वो महमूद ही थे। महमूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का बेटा था। बदमनी, सरकशी और बगावतों से उसके दौर का आगाज हुआ। मिस्र में मकामी ममलूक सरदार बेलगाम हो चुके थे और अरब ने नजद के सऊदी खानदान को उरूज हासिल हुआ और सऊदी अफवाज ने हिजाज पर कब्जा करके इराक और शाम तक छापे मारने शुरू कर दिए। यूनान ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। महमूद ने 18 साल के अंदर तमाम बगावतों का खात्मा कर दिया। मिस्र के वाली मोहम्मद अली ने मिस्र और शाम में अमन कायम कर दिया।
حجاز کو سعودی افواج سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا، جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، مگر مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلکان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت یونان کو آزادی دے دی گئی۔ روسی افواج نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، مگر دریائے ڈینیوب کے دھانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے قلب میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبد المجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبد المجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبد العزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبد العزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ عبد العزیز اول کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی تعلقات قائم ہوئے، اور وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے 1867 میں مغربی یورپ کا دورہ کیا، جس میں انگلینڈ کا دورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا، جو آج بھی استنبول کے RM کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔
علاوہ ازیں 1875 میں بوسنیا اور 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں اور 11 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ جارجیا کے شہر پوتی کی ولما سلطان تھیں۔ مراد خامس نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ کچھ مورخین کے مطابق مراد خامس کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ بادب باملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبد الحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ انہوں نے سلطان مراد خامس کی زندگی میں ہی سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلقان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمنٹ سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر مدت کے آئین اور پارلیمنٹ دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبد الحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید لا سکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ بہت سارے پیشہ ور سکول قانون سمیت شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عبد الحمید ثانی نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، تاہم اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی سکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے دور حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔
जंग में शिकस्त के नतीजे में बरतानवी अफवाज ने बगदाद और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और सल्तनत का बेशतर हिस्सा इत्तेहादी कुव्वतों के जेर कब्जा आ गया। अप्रैल 1920 की सान रेमो कॉन्फ्रेंस के नतीजे में शाम पर फ्रांस और फलस्तीन पर बरतानिया का इख्तियार तस्लीम कर लिया गया। 10 अगस्त 1920 को सुल्तान के नुमाइंदों ने मुआहिदा सेवरे पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में अनातोलिया और इजमेर सल्तनत उस्मानिया के कब्जे से निकल गए और तुर्की का हल्का असर मजीद सुकड़ गया, जबकि मुआहिदे के नतीजे में उन्हें हिजाज में आजाद रियासत को भी तस्लीम करना पड़ा। तुर्क कौम परस्त सुल्तान की जानिब से मुआहिदे को तस्लीम करने के फैसले पर सख्त नाराज थे और उन्होंने 23 अप्रैल 1920 को अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जेर क़यादत तुर्क मिल्लत मजलिस आली, तुर्की जबान में तुर्क ब्योक मिल्लत मजलिसी का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद सादिस को तख्त सुल्तानी से उतार दिया गया और आरजी आइन नाफिज किया गया। कौम परस्तों ने जंग आज़ादी में कामयाबी के बाद 1 नवंबर 1922 को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और सुल्तान को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए खानदान समेत मुल्क बदर कर दिया गया। 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज सुल्तान माल्टा रवाना हो गए और बादअज़ां उन्होंने जिंदगी के आखिरी अय्याम अतालिया में गुजारे। 19 नवंबर 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी अलमारूफ अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत उस्मानिया के मुकम्मल खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। मोहम्मद सादिस का इंतकाल 16 मई 1926 को सान रेमो इटली में हुआ और उन्हें दमिश्क की सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद में सपुर्द खाक किया गया। अब्दुल मजीद सानी आले उस्मान के और दुनिया भर में मुसलमानों के आखिरी खलीफा थे, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद खानदान का सरबरा मुंतखब किया गया। 3 मार्च 1924 को तुर्क जमहूरिया की जानिब से खिलाफत के खात्मे के ऐलान के साथ ही उनका दौरे खिलाफत भी खत्म हो गया। वो 19 नवंबर 1922 से 3 मार्च 1924 तक खलीफा और सुल्तान रहे। 1 नवंबर 1922 को आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सादिस को इक्तदार से बेदखल करने के बाद 19 नवंबर को अंकारा में तुर्क कौमी मजलिस ने उन्हें नया खलीफा बनाया। बादअज़ां मार्च 1924 में खिलाफत के खात्मे के बाद उन्हें भी अपने पेशरू की तरह अहले खाना के हमरा मुल्क बदर कर दिया गया। उनकी इकलौती साहिबजादी शहजादी खदीजा खैरिया आयशा दुर्र शहवार आखिरी निजाम हैदराबाद दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान के बेटे आजम जा के निकाह में दे दी गई। अब्दुल मजीद सानी 23 अगस्त 1944 को पेरिस फ्रांस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में इंतकाल कर गए, मगर उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जसद खाकी को हिजाज मुक़द्दस ले जाया गया और उन्हें मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में सपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, यूं 3 बरआज़मों पर फैली अजीम खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उस्मानी खानदान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने लगा। खिलाफत तो न बच सकी, मगर मफलूकुल हाली के बावजूद उस्मानी खानदान हर दौर में अपना खलीफा व सरबरा मुकर्रर करते रहे। उस्मानी खानदान में बेतरतीब अहमद चहारुम निहाद, उस्मान चहारुम फवाद, मोहम्मद अब्दुल अजीज सानी, अली वासिब और मोहम्मद हफ्तम और खान उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर होते रहे और 1991 में तुर्की में सुलेमान डेमरल की हुकूमत आई तो वो अमेरिका के दौरे पर गए तो उस्मानी खानदान के 42वें सरबरा अर्तुरुल उस्मान से मिले, जो एक रेस्टोरेंट के ऊपर सिर्फ 2 कमरों के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहा था। सुलेमान डेमरल की ख्वाहिश पर अर्तुरुल उस्मान ने तुर्की का दौरा किया और अर्तुरुल उस्मान, जिसका नाम उसके जद्दे अमजद और तारीख के मशहूर जंगजू अर्तुरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान गाजी के नाम पर रखा गया था, तुर्की में मौजूद उस्मानी महलों को आम सयाहों की तरह कतार में खड़ा होकर देख रहा था। जहां कभी उस्मानी फरमारवा शाही फरमान जारी किया करते थे, आज उस तोपकापी महल में अर्तुरुल उस्मान टिकट खरीद कर दाखिल हो रहा था।
ناظرین، یہ تھی خلافت عثمانیہ کے ولولہ انگیز قیام اور دردناک اختتام کی مکمل داستان، جو ارطغرل سے شروع ہوئی اور ارطغرل پر ختم ہو گئی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔